हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एनालाइज ऑफ माइक्रो एक्टिविटीज अनरियल एजम्पशन। सेकंड है हमारा अनेबल फॉर सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इट डज नॉट स्टडी द होल इकोनॉमी। की है क्या होता है, जो पूरी इकोनॉमी होती है उसमें हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको उसका मीनिंग बताया है, उसके आपको टाइप्स बताए हैं, उसके कुछ सिग्निफिकेंस बताए हैं। आज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका लास्ट फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप फर्स्ट स्टडी करेंगे वो करेंगे एनालाइज ऑफ ओनली माइक्रो एक्टिविटीज़ अनरियल एजम्पशंस के नाम से हम जिसको जानते हैं। केवल विशिष्ट कार्यों का ही विश्लेषण इसमें किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। जितनी भी हमारी क्या होती हैं इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, आप लोगों को पता है, वो चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वो चाहे कंजम्पशन से रिलेटेड हो, उन सब की जो स्टडी हम करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। पर हमारी जब बात आती है होल स्टडी, होल इकोनॉमी की जब हमारी बात आती है तो हम उसकी जो स्टडी होती है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे लिए क्या होती है, एक लिमिट हो जाती है कि आप क्या कर सकते हो, पर यूनिट जब आप बात करोगे तो आप माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसकी स्टडी करोगे। पर यदि आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट की अगर आप बात करने लोगे तो वो चीज़ आपको क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं मिल पाएगी। ये एक क्या हो गया, एक लिमिटेशन, एक चीज़ को आप बाउंडेशन कह सकते हैं कि आपके लिए एक बाउंडेशन का ये काम करना स्टार्ट कर देती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया था, ओनली स्टडी की जाती है किसकी, इंडिविजुअल्स यूनिट्स की। इस प्रकार के विश्लेषण में जो आपकी राष्ट्रीय आय, जो हमारी नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का जो है हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते कि जो हमारी विश्व है, जो हमारा होल वर्ल्ड है, उसमें क्या कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उन सब की स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें कभी भी हेल्प नहीं करती है। तो यहाँ पे ये क्या कर सकती है, इसकी लिमिट होगी, इसका एक दायरा हो जाता है। अति सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, एक पक्षीय अध्ययन की अगर हम बात करें तो हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल एक पक्षीय अध्ययन की ही स्टडी कर पाते हैं। जो इसका इसका जो पक्ष होता है उसके बारे में हम इसमें स्टडी नहीं कर पाते। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जो हमें फेस करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो है अनरियल एजम्पशंस होती है, जिसे हम अवास्तविक मान्यताओं के नाम से भी जानते हैं। कि जो इसमें मान्यताएं हैं, जो अनरियल एजम्पशन की पूर्व धारणा है, कुछ हम मान के चल रहे हैं, वो जो यूजलेस होती हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें के लिए हमें क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना। प्रैक्टिकल होंगे तभी हमारी क्या होगी, किसी चीज़ की इकोनॉमी चल पाएगी। अकॉर्डिंग टू टाइम अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हमें क्या होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अगर हमको क्या करना है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो अकॉर्डिंग टू टाइम हमें क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। जैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, पहले कोई चीज़ मिलती थी और आज वो मार्केट में सप्लाई उसकी बंद हो गई, हम उसको ढूंढने लगे, उसकी जगह पे कोई न्यू प्रोडक्ट आया तो हमें उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम उस पहले प्रोडक्ट के लिए ही लगे रहे। अगर हम उसके लिए लगे रहे और हमने न्यू प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करा तो ऐसा भी हो सकता है कि ना तो हमारे पास वो रहे और ना हमारे पास वो रहे। तो हमें क्या होगा, इसकी जो अनरियल एजम्पशंस हैं उनको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उनको भूलना पड़ेगा। कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। ये इसका जो बेस है वो क्या है, वो अवास्तविक मान्यता है, झूठी अफवाहें भी जिसे कह सकते हैं, उनके ऊपर ये बेस है। इसे हम एक काल्पनिक भी कह सकते हैं। काल्पनिक मतलब एज्यूम करना किसी चीज़ को। जैसे कि आप जब स्टेट पढ़ते हो तो उसमें, जब मैथ्स आप पढ़ते हो तो उसमें आप लोग बहुत सारे कहते हो कि एक्स एज्यूम, लेट अस एज्यूम एक्स। तो ऐसे ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो वो आप क्या करते हो, वो एक आप कल्पना ही तो करते हो कि हमने यहाँ पे क्या करी, वैल्यू रख दी। उस वैल्यू के द्वारा आप क्या कर सकते हो, एक जो डिजिट होती है, जो संख्या होती है, उसको निकाल के ले आते हो। किसके द्वारा, उस सिर्फ एक एक्स के द्वारा। पर इसमें यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे एज्यूम का मतलब है कि यह क्या है, काल्पनिक मान्यताओं, झूठी जो बातें हैं उनके ऊपर बेसिस है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में ही सही कार्य कर सकता है जब लोगों के पास फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या होता है कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो। यह केवल उसी ही कंडीशन में क्या कर सकता है, सही से काम कर सकता है। परंतु ऐसा नहीं है किसी भी इकोनॉमी में कि
हर टाइम हर व्यक्ति के पास क्या हो, रोजगार अवेलेबल हो। कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी हमें देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती है, जिसमें क्या होता है प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, पर यदि उन्हें उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो उनमें स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हमें उन्हें रोजगार नहीं दे पाएंगे तो वो व्यक्ति वहाँ पे रोजगार नहीं कर पाते हैं, वो उसको स्किप कर देते हैं या उसको छोड़ देते हैं एक तरीके से, पर उसको वहाँ पे काम करेंगे नहीं। तो इसमें बताया भी है कि पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है कि हर ही व्यक्ति के पास रोजगार हो। कुछ अलग अलग कंडीशंस हो सकती है किसी के लिए कि हाँ रोजगार की जरूरत है, पर यदि वो रोजगार करेगा तो उसका क्या होगा, काम नहीं चल पाएगा, तब भी वह क्या करेगा, काम नहीं कर पाएगा। बाई चांस कई बार रोजगार मिल रहा है पर हमारे पास क्या है, उस रोजगार को करने के लिए स्किल्स नहीं है, वो जो उसने डिमांड की है, तब भी हम क्या करेंगे, रोजगार हमें नहीं मिल पाता है। तो जो हमारे यहाँ पे बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, फुल जब सब व्यक्ति के पास रोजगार होता है तभी अप्लाई होती है, अदरवाइज ये अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र केवल पूर्ण रोजगार की अर्थव्यवस्था में सही से कार्य कर सकता है, जबकि पूर्ण रोजगार की जो धारणा है वो तो एक काल्पनिक है। इन्होंने बताया कि अनरियल एजम्पशन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर व्यक्ति के पास हर टाइम रोजगार हो। ठीक है, देश में बेरोजगारी कहाँ जाएगी फिर अगर हर व्यक्ति के पास रोजगार हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या कहा है कि ये एक अनरियल एजम्पशन मानी गई है। इसको एक किल्स है, उन्होंने लिखा है कि पूर्ण रोजगार की कल्पना अपनी कठिनाइयों में मुख मोड़ना होता है। जब हमारे पास क्या होती है, स्ट्रगल्स होता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस टाइम पे हम जब अपना एक तरीके से मुंह मोड़ लेते हैं, तो उसको इन्होंने क्या कहा है, उस टाइम पे इसको हमने फुल रोजगार की बात को माना है। अदरवाइज फुल रोजगार होना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होती है। देन फिर हम बात करते हैं जो हमारा है अनेबल फॉर सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कुछ आर्थिक समस्याओं के लिए भी ये क्या होता है, अनुपयुक्त होता है। आप लोगों को पता है जब हम किसी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं तो अर्थव्यवस्था को चलाने में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने में ये क्या हो जाता है, वहाँ पे असक्षम या अनुपयुक्त हो जाता है। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी हैं जिनका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी जो स्टडी होती है वो हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करिए, या फिजिकल पॉलिसी की बात करिए, किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी की बात करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आदि है, इसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो हम बात कर पाते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या हो सकता है, अनेबल फॉर सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि ये क्या होता है, हर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी समस्याओं के समाधान नहीं कर पाता है, उसमें क्या हो जाता है, अनुपयुक्त या असक्षम हो जाता है। यही कारण है कि आज का व्यापक अर्थशास्त्र का बोलबाला अधिक हो गया है। इसीलिए कहा गया है कि आजकल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादा चल रही है एज कंपैरिजन किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब बात करते हैं इट डज नॉट स्टडी द होल इकोनॉमी। इसमें देखो यही आ रहा है कि इसमें तो क्या हो सकता है, आप स्टडी करते हो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हो, इंडिविजुअल प्रोडक्शन की स्टडी आप इसमें करते हो। तो जब होल इकोनॉमी, हम जो बेसिस होता है वो होल इकोनॉमी पूरी की पूरी एक अर्थव्यवस्था होती है, उसके बेस पे हम कार्य करना स्टार्ट करते हैं। तो यदि अगर हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये होल इकोनॉमी को स्टडी करने में क्या हो सकती है, सक्षम नहीं होती, तो हमें तभी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं। इट डज नॉट स्टडी द होल इकोनॉमी, अर्थात यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विचार नहीं कर सकती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर ही व्यापक निर्णय लेता है। जो हमारी इंडिविजुअल यूनिट्स होती है उनके आधार पर ही ये क्या करता है, डिसीजन लेता है, या व्यक्तिगत जो एजम्पशंस होती हैं को व्यापक क्षेत्र के लिए सही मान लेता है। कि जो इंडिविजुअल है उसको ही हम क्या करेंगे, मैक्रो में भी अप्लाई कर देंगे, कि कुछ के बारे में डाटा ले लिया और ऐसे ही हम ये क्या कर देंगे, सबके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलती है। परंतु अगर हम जनरली बात करें तो ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति 5 उंगलियाँ होती हैं, 5 डिफरेंस होती हैं। तो ऐसे ही अगर 5 लेबर किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उन 5 के कार्य करने का, उनकी वर्क इन प्रोग्रेस अलग अलग होगी, डिफरेंट उनमें क्वालिटीज देखने के लिए मिलेगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है कि 1 या 2 की देख लो और उनके बेसिस पे क्या करो, आप सबके लिए डिसीजन निकाल दीजिए। एग्जाम्पल के लिए सेविंग करना, इन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो उचित है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो सेविंग हमारे लिए अच्छी बात है कि हम सेविंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता इन फ्यूचर क्या कोई कैजुअल इंसिडेंस हमारे साथ हो जाए और उस इंसिडेंस के कारण हमें कब मनी की नीड हो जाए। तो उस इंसिडेंस को फुलफिल करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें डेफिनेटली मनी की नीड होगी।
तो जब हमें मनी की नीड होगी तो उस टाइम पे सेविंग ज़रूरी है। पर यदि आप लोग सेविंग करते रहे और आपने थोड़ा सा भी क्या करा, एक्सपेंस नहीं करा, तो आपकी इकोनॉमी क्या होगी, बहुत एक कह सकते हैं कि आप बैड कंडीशन में होगी, जिसके कारण क्या होगी, प्रॉब्लम्स किसको देखनी पड़ेगी, सिर्फ वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको ही वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सेविंग है वो एक इंडिविजुअली पर्सन के लिए अच्छी हो सकती है, पर यदि हम बात करें सारे के सारे व्यक्तियों के लिए या पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सेविंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि आपको क्या कराना है, एक सर्कुलेशन नहीं चलेगा, हम कमा रहे हैं, हम उसको खर्च नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डाउन या बहुत ही बेकार एक कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलेगी। परंतु अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें उपभोग, उत्पादन तथा रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो सही ढंग से नहीं मतलब वो सेल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको क्या करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।